नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर मैं एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। ये आज की क्लास हमारी बीए प्रथम वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। तो आज हम पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में जानेंगे। वैसे हमने पढ़ा जो प्राचीन भारतीय इतिहास जो अपना मेन चैप्टर है उसको हम पढ़ रहे हैं, उसके तहत हम पुरातात्विक साक्ष्य को पढ़ेंगे। प्राचीन भारत का इतिहास है उसको जो जानने के स्रोत है उसके बारे में हम जानकारी, जो स्रोतों को हमने 4 भागों में विभाजित किया था, एक बार आप स्मरण कर लीजिए उनको ताकि आपको ढंग से याद रहे। जो प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत है मुख्यतः हमें उन्हें जो उनको 4 भागों में विभाजित किया, एक तो धार्मिक ग्रंथ और समसामयिक ऐतिहासिक ग्रंथों में, और तीसरा जो पुरातात्विक साक्ष्य जो अपने चल रहा है, चौथा जो विदेशी यात्रियों का विवरण। अब हम बात करते हैं जो पुरातात्विक साक्ष्य में, तो पुरातात्विक साक्ष्य को हमने 4 भागों में विभाजित किया था। एक तो अभिलेख और उसके पश्चात हमने जो कलाकृतियों और उसके पश्चात स्मारक और भग्नावशेष, और उसके पश्चात चौथा विभाजन है हमारे जो मर्दभांड और मुद्रा, जो मिट्टी के बर्तन, मर्दभांड जिसे मिट्टी के बर्तन कहते हैं, और मुद्राएं सिक्कों के बारे में। तो आज हम पुरातात्विक साक्ष्य के अंदर जो कलाकृतियों और स्मारक भग्नावशेषों के बारे में जानेंगे। तो हम बात करते हैं कलाकृतियों की। कलाकृतियाँ जो विशेष कलाकृतियाँ होती है जो कई तरह मानव द्वारा, जो उनकी जो व्यक्ति के द्वारा, जो जैसे आप चित्रात्मक कलाकृति ले लो, किसी तरह की जो आभूषण से संबंधित कलाकृति, उनको कलाकृति कहा जाता है। अब कलाकृतियों में कौन कौन सी चीज़ें आती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, और ये चीज़ें कैसे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में सहायक सिद्ध होती है, कैसे हमें महत्वपूर्ण सिद्ध होती है। हमारा उद्देश्य मेन यही है, जो पुरातात्विक साक्ष्यों से हमें किस तरीके से प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है, वो चीज़ें हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो हम भित्ति चित्र की बात करते हैं। भित्ति चित्र आपने कहीं देखा होगा, सुना होगा। जो भित्ति चित्र की बात करें तो प्राचीन समय में जो पेंटिंग्स की जाती थी, जिसे आप मिडाइवल हिस्ट्री में ले लो, चाहे प्राचीन जो भीमबेटका की गुफाएं हैं, जो भीमबेटका की गुफाएं एमपी में, उसमें जो आदि मानव के द्वारा जो कच्चे रंगों के द्वारा जो पेंटिंग्स की गई थी, उससे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में मदद मिलती है। जिस समय व्यक्ति जो खानाबदोश जीवन व्यतीत करते थे और शिकार पे जीवन उनका निर्भर था, तो उन व्यक्तियों द्वारा लाल और हरे रंग से जो पेंटिंग्स गुफाओं के अंदर की गई, जो भित्ति चित्र है, और कई हवेलियों में अगर शासकों के बारे में बात करें मिडिल, तो आप मुगल काल में ले लीजिए, आप राजपूत काल में ले लीजिए, जो हवेलियों के अंदर जो भित्ति चित्र बने हुए, उनसे हमें प्राचीन इतिहास को जानने में मदद मिलती है। और उनकी बात करें तो उस समय में जो सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, उनके बारे में अच्छा खासा जो ज्ञान प्राप्त होता है। किस तरह से महिलाओं की स्थिति उस समय थी समाज में, किस तरह मनोरंजन के साथ कई जगह जो शिकार करते हुए चित्र भी दिखाए गए, तो मनोरंजन के लिए क्या क्या साधन थे उससे जानकारी मिलती है। पिलर्स की बात करें हम, स्तंभ तो हमने अभिलेखों में भी पढ़ा, आप कहोगे अभिलेख में पढ़ा, लेकिन जो स्तंभ है, स्तंभ की बात करें, जो प्राचीन अवशेष जिनके प्राप्त होते हैं, जो कहीं ज़मीन के अंदर मिलते हैं हमें, कहीं ज़मीन के बाहर मिलते हैं, उन पे भी कुछ घटनाएं ऐसी लिखी हुई होती है, जिसमें पेंटिंग्स को ले लो आप पिलर्स पे, या फिर जो बातें लिखी गई है उनके माध्यम से भी प्राचीन भारतीय इतिहास को जानते हैं। और बात करते हैं मूर्तियों को, तो अभिलेखों के तहत भी हमने जो मूर्तियों को पढ़ा था, मूर्तियों के नीचे जो बातें लिखी होती है अभिलेख, उससे हमें जो जानकारी, वो सिर्फ जो इंस्क्रिप्शन थे, अभिलेख थे। और अब बात करते हैं सिर्फ मूर्तियों की, तो मूर्तियों में धार्मिक मूर्तियां हैं, कई जो यक्षिणी की मूर्तियां हमें मिलती है, जैसे कनिष्क की मूर्ति भी मिली थी। ऐसे जो आम जीवन से संबंधित बातें हमें इन मूर्तियों के माध्यम से जानकारी मिलती है। महिलाओं का साज सज्जा क्या रहती है, आभूषण, जैसे खजुराहो की मूर्तियों की बात करें तो खजुराहो की मूर्तियों में जो सामाजिक पतन हमें देखने को मिलता है, जो अश्लील मूर्तियाँ दर्शाई जाती है उसमें। और कई मंदिर, पुरातात्विक साक्ष्य मंदिरों की बात करें तो मंदिरों जो अवशेष, जो मंदिर गिर चुके हैं, और उन मंदिरों के अंदर किस तरीके का जो अभिलेख मिलते हैं हमें, या पेंटिंग्स वगैरह मिलती है, उससे भी हमें प्राचीन भारत को जानने में सहायता मिलती है। अब बात करते हैं खिलौनों की, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के तहत कई तरह के जो खिलौने हैं वो हमें
खुदाई में मिलते हैं और जिसे हमें उस जो काल और समाज के दौरान जो मनोरंजन के साधनों के बारे में ज्ञान होता है। एक जो उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक जो खिलौना मिलता है, बंदर का खिलौना मिलता है जिसकी गर्दन हिलती है, तो उसकी सामाजिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। आभूषण और मुहरे, कई तरह के आभूषण हैं वो भी हमें वहाँ मिलते हैं। आभूषण से द्वारा हमें जो समाज का जो सामाजिक असमानता के बारे में पता चलता है कि किस तरीके से आम व्यक्तियों की जो कब्र होती है उसके जो जिन व्यक्तियों को दफनाया जाता है उनके साथ छोटे छोटे आभूषण जो होते हैं, लोहे के आभूषण, पत्थरों के आभूषण है, उनको दफनाया जाता है और कई जगह स्वर्ण और चांदी के आभूषण मिलते हैं। तो सामाजिक असमानता के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ये भी हमें प्राचीन भारत के इतिहास को जानने में मदद मिलती है। अब मुहरों की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें आपको पता होगा कई जगह है जो सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें हैं वो हमें मेसोपोटामिया की सभ्यता में मिलती है। मेसोपोटामिया का है, मेसोपोटामिया वर्तमान इराक के क्षेत्र को मेसोपोटामिया कहा जाता है। वहाँ से हमें जो मोहरें मिलती है तो उस समय हमें प्राचीन समय जो इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं उनके जो विदेशिक संबंध है और विदेशी व्यापार के बारे में उनसे जानकारी मिलती है। इस तरीके से प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में सहायक होते हैं। एक जो सिंधु घाटी सभ्यता, IVC का अर्थ आप समझोगे इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सभ्यता होता है, वैली यानी घाटी होता है, इंडस यानी सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान जो आदि शिव की मूर्ति मिलती है हमें, जो जिसे कई विद्वानों ने है जो शिव का ही प्राचीन रूप माना है, शिव की मूर्ति उसे माना है और उससे समानता स्थापित की गई है। तो उस समय जो धार्मिक स्थिति और जो उसका शिव का प्राकृतिक रूप है इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। और बीड्स की बात करते हैं, मनके होते हैं एक तरीके से, जो मनके बनाने के कारखाने हमें कई चौदड़ों में मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के तहत। उन्हें जो मनके बनाने के कार्य में जो मनकों से क्या होता था, मनकों से आभूषण बनाए जाते थे, उनके अंदर छेद करके और जो डोरी से पोते हुए जो आभूषण बनाए थे उनका प्रयोग किया जाता है। तो सामाजिक स्थितियों के बारे में हमें जानकारी मिलती है और किस काल के दौरान किन मनकों का प्रयोग किया जाता था इसके बारे में भी जानकारी मिलती है। और अब मूर्तियों की बात करें तो मूर्तियों में भी हमें कई जगह पत्थर, तांबे, कांसे की मूर्तियां मिलती है। आपको पता होगा सिंधु घाटी सभ्यता के तहत कांसे की जो नृत्य करती हुई मूर्ति हमें मिलती है, जो कांसे की मूर्ति जिसे डांसिंग गर्ल करते हैं, नर्तकी की मूर्ति जो कांसे की मिलती है हमें डांसिंग गर्ल जिसे कहा जाता है। तो उस समय की जो टेक्नोलॉजी, उन टेक्नोलॉजी के बारे में हमें जानकारी मिलती है, किस तरीके से धातुओं का प्रयोग उनके द्वारा किया जाता था। और बात करते हैं जो इनके द्वारा प्रयोग में किए जाने वाले औजार, जो औजार है कौन कौन से औजार प्रयोग में किए जाते थे। कुल्हाड़ी, छेनी, चाकू, तीर फलक, जो तीर का जो आगे का हिस्सा होता है उसे तीर फलक कहते हैं, भाले, इनका प्रयोग किया जाता था। और सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो उसके दौरान हमें जो औजार बहुत कम मात्रा में मिलते, तो इससे हम अनुमान लगाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग एक व्यापारिक लोग थे और वहाँ पे शांति व्यवस्था कायम थी और युद्ध आदि चीज़ों से वह काफ़ी दूर थे। नाम मात्र की सुरक्षा के लिए वह अपने पास औजार जो नाम मात्र में ही हमें प्राप्त होते हैं। इस तरीके से जो ये कलाकृतियाँ हैं जो मानव द्वारा निर्मित है, ये प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में हमारी मदद करती है। अब हमने कलाकृतियों के बारे में जान लिया। अब हम स्मारक और भग्नावशेष, यही चीज़ें कुछ चीज़ें जो मैंने इसमें पढ़ाई है वही चीज़ें आपको मैं इसी में बताऊंगा। ये इनका मिला जुला रूप है। ये जो विभाजन करने, जो अध्ययन की दृष्टि से आसान हो इसलिए विभाजन करने का प्रयास किया है। इसको आप अन्यथा ना ले कि ये चीज़ इसमें आ रही है तो इसमें कैसे आ रही है, वैसी कोई बात नहीं है। अब स्मारक और भग्नावशेष सीधी बात करें अपन तो भाई जो प्राचीन समय में जो मानव द्वारा निर्मित भवन है और है जो महल वगैरह, उनके जो अवशेष है, जो भग्नावशेष जो वर्तमान समय में उस स्थिति में नहीं है जिस स्थिति में उनका निर्माण किया गया, तो उनके जो अवशेष बच जाते हैं, बाकी कुछ जो खंडहर वगैरह, उन्हें भग्नावशेष कहते हैं। स्मारक और भग्नावशेष से तात्पर्य एक ही हमारा। हम इसकी परिभाषा अगर मान लो स्मारक और भग्नावशेष की एक डेफिनेशन देनी हो कि इससे आप क्या समझते हो, तो मैंने ये डेफिनेशन लिखी है। स्मारक प्राचीन काल के सभ्यता के भग्नावशेष है।
स्मारक जो प्राचीन काल की सभ्यता है उसके भग्नावशेष है, यानी जो प्राचीन काल में जो मानव द्वारा जो निर्मित, जो मान लो आप किसी तरह का चाहे महल हो, दुर्ग हो, वो ही उनके जो अवशेष जो बचे हुए हैं उसे ही भग्नावशेष और स्मारक कहते हैं, जो धरती के ऊपर और नीचे पाए जाते हैं। कई जगह आपको देखने को नहीं मिलता कि कई जगह खुदाई में मिलते हैं और कई जगह हमें स्मारक बाहरी देखने को खंडर के रूप में मिलते हैं। अब बात करते हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। इसे पहले जो इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा, क्योंकि हड़प्पा सबसे बड़ा शहर था जो सबसे पहले मिला था, उसके पश्चात मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा शहर होने के कारण इसको मोहनजोदड़ो सभ्यता कहा जाता है, लेकिन पहले इसका नाम हड़प्पा था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो ये सिंधु घाटी सभ्यता के तहत शहर मिले हमें, और पाटलिपुत्र, तक्षशिला ऐसे शहरों से हमें जो प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अगर ये बात करें तो हड़प्पा क्षेत्र की, तो हड़प्पा क्षेत्र में जो कई हमें अनाज भंडार मिलते हैं, दुर्ग के अवशेष मिलते हैं, और जो एक प्लेटफॉर्म पे बनाए जाते हैं, उसके पश्चात क्या क्या जो नदी के पास बनाए जाते हैं, इस तरीके से शहर की कई तरह की जानकारियाँ हमें उससे मिलती है। इसका मतलब अगर वो हमें नई चीज़ें मिलती तो हम प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में नहीं जानते और सिंधु घाटी सभ्यता का रहस्य जो छिपा का छिपा रह जाता। तो ये अवशेष जो स्मारक और अवशेष हमें मिले, इनसे ही हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जान पाए। पाटलिपुत्र की बात करें तो पाटलिपुत्र में जो मौर्यकालीन अवशेष मिलते हैं स्मारक, इसमें जो महल और दुर्ग मिलते हैं, जिसमें उसमें उस समय जो इमारतें बनाई जाती है उस समय लकड़ी का भी प्रयोग करने के साक्ष्य हमें यहाँ से मिलते हैं। और प्राचीन शहर तक्षशिला के भी कई जगह साक्ष्य हमें मिलते हैं, वही खुदाई के दौरान। तभी तो प्राचीन जो इतिहासकारों द्वारा खुदाई करते। वर्तमान समय में अगर बात करें तो गुजरात में आपको, अगर आप कहीं अपडेट हो, आपने कहीं देखा होगा न्यूज़पेपर्स वगैरह, जो टीवी चैनल्स के वगैरह में, जो गुजरात में अभी जो खुदाई का कार्य, जो अवशेष प्राचीन स्मारकों के अवशेष ढूंढे जा रहे हैं, और समुद्र के अंदर एक द्वारका नगरी होने के अवशेष हमें मिलते हैं। तो जिससे हमें प्राचीन भारत के इतिहास को जानने में सहायता मिली। मुख्यतः हम स्रोतों के बारे में जानकारी कर रहे हैं, तो ये स्रोत किस तरीके से सहायक है हमारे जो प्राचीन भारत के इतिहास को जानने। अब चैत्य की बात करते हैं। चैत्य विहार, जो ये चैत्य क्या बौद्ध भिक्षुओं की मृत्यु के पश्चात जो उनकी जो समाधि के ऊपर बनाए जाते हैं उन्हें चैत्य कहा जाता है। विहार जहाँ पे बौद्ध भिक्षुओं द्वारा शिक्षाएं ग्रहण की जाती है। तो ये कारले, भांजे, यहाँ के चैत्य हमें मिलते हैं महाराष्ट्र के अंदर। उनमें किस तरीके से जो तत्कालीन समाज की परिस्थितियों का उल्लेख मिलता है, कई शासकों, जो तत्कालीन शासकों का उल्लेख मिलता है उसमें चैत्यों के अंदर, और जो सामाजिक धार्मिक स्थिति है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है, और कौन कौन से शासकों द्वारा किस समय किस तरीके से जो विहार वगैरह जो भिक्षुओं को दान दिए जाते हैं उनका उल्लेख उसके पे मिलता है। तो उससे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में मदद। मंदिरों, गुफाओं, तोरण द्वारा मंदिरों की बात करें तो वर्तमान समय में अपने हिंदुओं में जो राम मंदिर और मस्जिद का संघर्ष चल ही रहा है। जो अब बात करते हैं, हिंदू पक्ष के द्वारा बात कही जाती है कि प्राचीन समय में यहाँ पे मंदिर था, और मुस्लिम पक्ष के द्वारा कहा जाता है कि यहाँ पे मस्जिद थी। तो कई जो पुरातत्विक जो विभाग है उसने भी, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया का, उसने जो वहाँ पे जो स्तंभ, पिलर्स वगैरह हैं, जो पत्थरों, उनके अवशेषों के माध्यम से जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि यहाँ पर सबसे पहले हिंदू मंदिर होने के साक्ष्य प्रमाण मिलते हैं। तो किस तरीके से जो कई समस्याओं, गुत्थी को सुलझाने में भी ये प्राचीन स्मारक और भग्नावशेष सहायक सिद्ध होते हैं। गुफाओं की बात करें तो अजंता एलोरा की गुफाएँ हैं, जिसमें बौद्धकालीन जो सातवाहन कालीन शासकों का विवरण मिलता है। इससे हमें इतिहास को जानने में सहायता मिलती है। तोरण द्वार किसे कहते हैं? तोरण द्वार उसे कहते हैं जो बौद्ध स्तूप बने होते हैं और जिनमें प्रवेश करने के लिए जो मुख्य द्वार बना होता था, उस द्वार के ऊपर कई कलाकृतियां बनी हुई थी और वहाँ पे कई शासकों के नाम वगैरह लिखे होते, तो उससे भी हमें इतिहास को जानने में सहायता मिलती है। और प्राचीन दुर्गों के अवशेष और जो खंडर के रूप में या कोई अभी जो अच्छी स्थिति में, उससे भी हमें इतिहास को जानने में जानकारी मिलती है। राजमहल में अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में हमें जो उसकी खुदाई से हमें जो साक्ष्य मिले, तो उसके दौरान वहाँ की जो नगर नियोजन और नगर निर्माण व्यवस्था के बारे में हमने जानकारी की कि प्राचीन समय में किस तरह जो ग्रिड प्रणाली के आधार पर चौकोर जो रस्तों का इस तरीके से इन्होंने जो
चौकोर रास्तों ग्रिड प्रणाली के आधार पर ये शहर बसे हुए थे। एक जो आपस में एक दूसरे को समान 4 जगह रास्ते मिलते हैं उसे ग्रिड प्रणाली कहते हैं, जो हम विस्तृत रूप से सिंधु घाटी सभ्यता के तहत पढ़ेंगे। और किस तरीके से जो पानी के निकासी की व्यवस्था थी, एक उन्नत किस्म की सभ्यता के बारे में हमें जानकारी इन्हें अवशेषों के माध्यम से मिलती है। और एक गोदीवाड़ा की बात करते हैं, ये गुजरात के लोथल में मिलता है अपने को, लोथल गुजरात। वहाँ से गोदीवाड़े से आप डोर के यार्ड भी कहते हैं इसे। इसमें मतलब जो प्राचीन समय में जो विदेशों से व्यापार होता था और जो नावें और जहाज एक जगह खड़े होने के लिए जो गोदीवाड़े का निर्माण लोथल में मिलता है, हमें उस समय में इनसे हमें समय उनका पता चलता है कि प्राचीन समय में किस तरीके से व्यापारिक संबंध इस क्षेत्र के लोगों के थे विदेशियों से उससे। और सांची बरहूत का जो स्तूप है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, उसमें से भी हमें कई तरह के लिखित साक्ष्यों और उनके अवशेषों से प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है कि किन किन शासकों ने उसको बौद्ध धर्म को संरक्षण और आश्रय दिया और क्या क्या जो इनका योगदान रहा है। और एक अंगकोर वाट मंदिर है जो कंबोडिया है, कंबोडिया जो अपने यहाँ भारत से बाहर का शहर है कंबोडिया, वहाँ ये मंदिर मिलता है। तो उस मंदिर के से हमें ये पता चलता है कि प्राचीन समय भारतीय संस्कृति का किस तरीके से विदेशों में भी प्रसार था, आसपास के क्षेत्रों में भी भारतीय संस्कृति फैली हुई। तो आज हमने जाना कि किस तरीके से प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने में स्रोतों में जो पुरातात्विक साक्ष्यों के अंदर के कलाकृतियों और स्मारक भग्नावशेषों को किस तरीके से योगदान रहता है। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में ये जो स्रोत है मुख्य रूप से महत्वपूर्ण है और इनसे हमें जो प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें आप चाहे भित्ति चित्र, स्तंभ, मूर्तियाँ, मंदिर, खिलौने, आभूषण है, सिंधु घाटी सभ्यता के तहत मिलने वाले जो आदि शिव की मूर्ति है और जो भी आभूषण इनके द्वारा प्रयोग किए जाते हैं, जिनके अवशेष हमें खुदाई में आज भी मिलते हैं। और जो बाकी जो इनके जो दुर्गों के अवशेष है, शहरों के अवशेष है, उनसे हमें किस तरीके से इतिहास को जानने में मदद मिलती है, इसके बारे में हमने जाना है। और कल की क्लास जो हमारी होगी तो उसमें जो मृदमांड और सिक्कों के बारे में हम जानेंगे, पुरातात्विक साक्ष्यों के तहत वो होंगे। उसके पश्चात विदेशी यात्रियों का विवरण पढ़ेंगे। इस तरीके से अपना जो ये चैप्टर समाप्त होगा। आप निरंतर इसको नोट डाउन करते रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। हालांकि मैं समझता हूँ कि जो फ़ोन पे जो ऑनलाइन या यूट्यूब चैनल पे पढ़ना काफ़ी दुर्लभ होता है, बाध्यकारी होता है, उसमें हर चीज़ें ढंग से समझ में नहीं आती। जो वर्चुअल जो हम क्लासें ले रहे हैं उसमें उस तरह का इंटरेस्ट नहीं लगता, लेकिन आप कुछ समय के दौरान जैसे ये बाध्यता हट जाती है और लॉकडाउन समाप्त होता है तो स्थिति सामान्य होने के पश्चात हमारी क्लासें नियमित रूप से लगने लगेगी। तो यहाँ तक कुछ समझ में नहीं आया हो, आपको पूछना हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से निसंकोच पूछिए। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे और फिर बाकी हम आने वाली क्लास के तहत पढ़ेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।